दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज चैप्टर रहेगा वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला को कहते हैं वर्ण। वर्ण कहते हैं वर्णों के समुदाय। वर्णों के समुदाय समुदाय वर्णों के समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्णमाला में यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से वर्ण होते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण को ध्वनि या अक्षर, वर्ण ध्वनि या अक्षर हम कह सकते हैं। इस प्रकार से वर्ण ध्वनि अक्षर कहते हैं। वर्ण होता है, जैसे कहते हैं का वर्ण है, एक का वर्ण। इसी प्रकार से का वर्ण होता है और एक ध्वनि भी होती है का, जैसे कहते हैं का ध्वनि हुई। अक्षर भी किसी वर्ण को कहते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब आगे की बात करते हैं। पार्ट 1 है आज वर्णमाला की। पार्ट 1 की चर्चा करेंगे हम लोग, अच्छे से बात करेंगे पार्ट 1 की। हम जब पार्ट 1 की चर्चा करेंगे तो आपको देखना है आगे बाय गुड्डू सर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो मैंने बताया था अभी आपको हिंदी वर्णमाला में वर्णों के समूह या समुदाय को बताया था अभी आपको, समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। थ्योरी चल रही है। हिंदी वर्णों की संख्या 45 होती है। अब जब हिंदी वर्णों की संख्या 45 होती है तो हमको ध्यान देना है। 13 ये हो गए। इसके बाद इनको कहते हैं आ से लेकर आह तक और का से लेकर हा तक को ऐड करते हैं तो बराबर हमारे निकल के आते हैं, बराबर 45 निकल के आते हैं। कितने निकल के आते हैं? बराबर 45 निकल के आते हैं। बराबर 45 निकल के आते हैं। जब 45 निकल के आते हैं तो यहाँ पर ध्यान देते हैं संस्कृत के ऋषि को मिला कर, संस्कृत के ऋषि को मिला देने से संख्या बढ़ जाती है, 46 हो जाती है। तो आपने आज तक पढ़ा कुल 52 होते हैं। हिंदी वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। 52 होती है, किस प्रकार से होती है ये भी चर्चा करूँगा मैं। 52 कैसे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने बताया आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अः का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा सा हा। इस प्रकार से कहते हैं। आपको ऐसे याद होता है तो याद कर सकते हैं, नहीं का च टा ता पा याद कर सकते हैं। का च टा ता पा आप का च टा पा से आराम से याद कर सकते हैं। का च टा पा 5 वर्ग होते हैं। का च टा पा 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 25 संख्या होती है। 5 वर्गों में 25 संख्या होती है। 50 25 एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। 1 2 3 4 5 बराबर 5 50 25 हो जाती है संख्या इनकी। आगे की ओर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। अगला आता है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। मैंने बताया था आपको कि अब यहाँ पर ये बताया था मैंने कि संस्कृत के ऋषि को कहते हैं लिखा आपने ध्यान दीजिएगा। संस्कृत वर्णमाला में एक और ऋषि इसे भी सम्मिलित कर देने से वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। अगर संस्कृत के ऋषि को अगर वर्णमाला में जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 46 हो जाती है। नहीं, अगर आपसे पूछे अगर ऋषि को हटा दे तो इनकी संख्या 45 होती है। अब चलते हैं आगे की ओर, फिर बात करते हैं। इसके अतिरिक्त लिखा हुआ है, ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त हिंदी में ड ढ
और अंग्रेजी के आगत आ ध्वनियाँ प्रचलित हैं। अंग आहा भिन्न, ड ढ ढ से भिन्न है, इस प्रकार से आ से भिन्न है। वास्तव में इन ध्वनियाँ अ, ड, ढ, आ को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बात करते हैं सम्मिलित कर लेने पर हिंदी वर्णमाला में संख्या 50 हो जाती है। स्वर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा हिंदी वर्णमाला है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? नंबर 1 होता है आपका स्वर, नंबर 2 होता है व्यंजन। मैंने बताया था किस प्रकार से स्वर आपके जो होते हैं इनको संस्कृत में अच कहते हैं। संस्कृत में इनको अच कहते हैं। जब संस्कृत में इनको अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग जान जाते हैं तो आगे की ओर चलते हैं। अब हम पहली बात करते हैं स्वर की। हम स्वर की बात करते हैं, आपको ध्यान देना है स्वरों में। तो कहते हैं जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होता है। कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण से हवा मुख विवर, मतलब क्या है, मुख पर अवरोध करती, आबाद गत से बाहर की ओर निकलती है। जिन वर्णों को उच्चारण करने पर जिन वर्णों को उच्चारण करने पर वायु अंदर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर निकलती थी। आबाद बिना किसी बाधा के, आबाद मीन्स होता है बिना किसी बाधा के बाहर, बिना किसी बाधा से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जब स्वर 3 प्रकार के होते हैं तो नंबर 1 होता है आपका मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर, नंबर 3 होता है संयुक्त स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 3 होता है संयुक्त स्वर होता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं, जब संयुक्त स्वर होता है तो हम और बात करते हैं आगे चल के। पहले की बात करते हैं, पहला कौन होता है आपका, इसी क्रम से हम बात करेंगे। पहला होता है आपका मूल स्वर। तो कहते हैं मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जो स्वर होते हैं इसमें कहते हैं जो ह्रस्व होते हैं, मूल होते हैं, इनको ह्रस्व भी कहते हैं। इनको उच्चारण करने पर किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब नहीं लेनी पड़ती है तो इन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। अब ध्यान देते हैं कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। तो देखते हैं ये आ, ई, ऊ और ऋषि। तो कहते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर आ होता है, इसके बाद आपका ई होती है, इसके बाद ऊ होता है और इसके बाद आपका ऋषि होता है। तो बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं, 4 होते हैं आ, ई, ऊ, ऋषि। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा और आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं संधि स्वर की। सेकंड स्वर की बात करते हैं। ये संधि स्वर होता है। संधि स्वर इसे क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लिखा है वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर होता है। तो बात करते हैं जब दीर्घ और संयुक्त स्वर होता है तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाता है। तो कहते हैं ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें ह्रस्व स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और लिया भी गया यहाँ पर। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये आपका हो जाता है दीर्घ स्वर। आगे की ओर बात करते हैं। अब हम अगले की बात करते हैं, आपका संधि स्वर में है संयुक्त स्वर। वे स्वर विजाती होते, मतलब वे स्वर जो विजाती, मतलब क्या है, विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर। विजाती किसे कहते हैं? विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर को विजाती कहते हैं और एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वरों को सजाती कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि संयोग से निर्मित हुए संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कहते हैं आ प्लस ई, जैसे आप लोग देखते हैं आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर
ए हो जाता है। विजाती आया कि ना, विजाती हो जाता है। उसी प्रकार से आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। ये आपका संयुक्त स्वर होता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की ओर बात करते हैं। स्वरों का तीसरा नंबर कौन सा होता है? पुलुत्व स्वर। पुलुत्व वे स्वर जिनके उच्चारण में, परिभाषा है, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें पुलुप्त या लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ये आपका होता है एस, ये आपका कहते हैं पुलुप्त स्वर होता है। कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी को पुकारने या नाटक संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ते हैं सा रे गा मा, इस प्रकार से नाटक संवादों में इस प्रकार से बताया जाता है। और जैसे कहते हैं, जैसा होता है राम, राम लिखा हुआ है, इसे त्रिमात्रीय स्वर भी कहते हैं, इसे त्रिमात्रीय स्वर भी कहते हैं, कहते हैं इसे त्रिमात्रीय स्वर कहते हैं। जैसे राम, तो इसको कहते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं? राम, ध्यान देना है, त्रिमात्री भी पहचान लेना आज। इसे कहते हैं राम, त्रि है ना, त्रिमात्री से कहते हैं, त्रिमात्री कहते हैं। और आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड नंबर होता है, ये आपका होता है, देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो हम बात करते हैं, अब देखें हमने स्वरों की समानता प्रकार कितने होते हैं। अब देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और जब 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया सकता है। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्यस्वर, नंबर 3 पश्चस्वर। तो हम बात करते हैं अग्रस्वर की, चर्चा करते हैं अग्रस्वर। पहले की बात करते हैं, अग्रस्वर की बात अच्छे से करते हैं और समझते भी हम लोग। देखते हैं अग्रस्वर की चर्चा करते हैं। तो अग्रस्वर क्या होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना है, जिन स्वरों के उच्चारण में अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है, अग्रभाग जो होता है ऊपर की ओर उठता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आपका होता है, जैसे देखना है, जैसे ई ए, इसको उच्चारण करने में कहते हैं कि जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है, जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है, इसलिए इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या पूछेगा आपसे, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। अब आगे की ओर बात करते हैं। अगर आपसे कह दे उच्चारण की दृष्टि से कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखना है इनकी संख्या 10 होती है। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर की बात करते हैं। अब हम मध्य स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जी हाँ समान अवस्था में रहती है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ होता है, इन्हें कहते हैं इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये केवल एक ही स्वर होता है, मध्य स्वर केवल एक ही होता है, अ। अब आगे की ओर बात करते हैं। 3rd नंबर होता है आपका पश्च स्वर। जो पश्च स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जी हाँ का पश्च भाग ऊपर की ओर उठता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, उ, ये पाँच होते हैं। तो 5 5 बराबर 10 हो जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब हम बात करते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं, बहुत मोस्ट वेरी पॉइंट पर बात करते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, और ध्यान देते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं अच्छे से। तो जैसे कहते हैं इसके अतिरिक्त ये वाले, इसके अतिरिक्त अंग और आहा, इन्हें क्या कहा जाता है? तो कहते हैं आपको ध्यान देना है, अंग आहा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, अंग आहा और ध्वनियाँ, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है।
ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये स्वरों के बाद क्योंकि ये स्वरों के बाद तथा व्यंजन के पहले इनको रखा जाता है। ये बिना अयोगवाह का मतलब होता क्या है, तो ध्यान देते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है। देखते हैं अयोगवाह मतलब क्या है। बिना किसी से योग किए ही, बिना किसी से योग किए ही बिना अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें कहते हैं वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों के पहले किया जाता है। इस प्रकार से ध्यान देते हैं। ये पहला चैप्टर खत्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे, अगले दिन बात करेंगे और विधिवत व्यंजनों की बात करेंगे। अब हम देखते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब करें बाय निरंजन स्टडी क्लासेस को। थैंक यू, आप लोग मेरे क्लास को वाचिंग करने के लिए थैंक यू।